हेलो स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो नाइट्रोजन एलिमेंट था वो उसके कंपाउंड हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। सेकंड जो एलिमेंट आता है नाइट्रोजन फैमिली का वो है फॉस्फोरस। तो हम फॉस्फोरस के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी कि जो एनामलस प्रॉपर्टीज़ है नाइट्रोजन की वो आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करें, उन्हें पढ़ें। साथ में जो नाइट्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से कुछ ना कुछ डिफरेंट है। किस वजह से? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो नाइट्रोजन है। जब ये हाइड्राइड फॉर्म में रहेगा, NH3 की फॉर्म में रहता है, तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है। तो ये इसकी कुछ एक खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन के अंदर मिल जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉस्फोरस के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। देखिए, एक तो होता है आइसोटोप, एक होता है एलोटोप। हम यहाँ पे एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो जो एलोट्रोपिक फॉर्म है फॉस्फोरस की वो यहाँ पे मेन 3 है। फॉस्फोरस का सिंबल जो है वो क्या रहता है? P, कैपिटल P से डिनोट करते हैं हम इसे। और इसका जो एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना रहेगा? 50। तो जो फॉस्फोरस है उसका सिंबल P होता है। सेकेंड जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका सेकेंड एलिमेंट है ये। और इसकी 3 एलोट्रोपिक फॉर्म रहती है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस, रेड एंड ब्लैक फॉस्फोरस। हम इन तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बात करूंगी। तो जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये देखिए, इट इज ऑब्टेन व्हेन फॉस्फेट रॉक इज हीटेड। फॉस्फेट रॉक होती है, जो रॉक्स होती हैं उसमें बहुत सारी रॉक ऐसी होती है जिनमें फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो जब उन्हें हीट किया जाता है विद कोक एंड सैंड in an electric furnace at 1773 Kelvin temperature, it is converted into P4O10 यूनिट। और जब फर्दर हम इसे कार्बन की प्रेजेंस में, कोक की प्रेजेंस में फर्दर हीट करेंगे इसी टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ पर हमें जो फॉस्फोरस है वो ऑब्टेन हो जाता है। P4 की फॉर्म में व्हाइट फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है। तो ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ये जो है साइड प्रोडक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में रहेगी, एलिमिनेट हो जाएगी, खुद से ही एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए Ca3PO4 ये हमारी फॉस्फेट रॉक जो होती है वो है, उसमें ये फॉर्मूला प्रेजेंट रहता है। कुछ जो सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो प्रेजेंट रहेंगी। तो ये प्रेजेंट है। इस टेम्परेचर के ऊपर हम इसे हीट करेंगे, CaSiO3 के अंदर कन्वर्ट होगा, साथ में P4O10 मिलेगा। लेकिन P4O10 हमें नहीं चाहिए, ये तो इसकी ऑक्साइड फॉर्म के अंदर है। हमें चाहिए व्हाइट फॉस्फोरस, कंप्लीट प्योर जो फॉस्फोरस होता है। तो हम कार्बन की प्रेजेंस में इसे फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे P4 यूनिट हमें अलग से मिल जाएगी जो कि व्हाइट फॉस्फोरस होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से अलग हो जाएगी। ओके, तो ये तो इसकी प्रिपरेशन थी। अब इसमें एक जो चीज़ है वो ऑन एक्सपोजर टू लाइट, जब भी हम इसे लाइट की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, तो ये येलो कलर के अंदर टर्न होना शुरू हो जाता है। किस रीजन की वजह से? इसका वहाँ पर ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। जब भी लाइट के अंदर रखते हैं तो ये स्लाइटली येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वजह से इसे येलो फॉस्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होती है, सिर्फ क्योंकि हम इसे लाइट में छोड़ देते हैं तो ये येलोइश कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो व्हाइट और येलो फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर, यहाँ पर जो भी मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ वो दोनों के लिए रहेंगी, व्हाइट फॉस्फोरस भी और येलो फॉस्फोरस भी। लेकिन येलो फॉस्फोरस जो है वो अलग से इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। एलोट्रोपिक फॉर्म 3 ही रहेंगी, इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी रहेगी? तो ये सॉफ्ट होता है बहुत ही। कैसा रहेगा? सॉफ्ट नेचर का होता है। कलर जो है वो कैसा रहेगा इसका? क्योंकि हम व्हाइट बोल रहे हैं तो व्हाइट रहेगा, और अगर लाइट में छोड़ दिया तो कैसा हो जाएगा? ये येलो। ठीक है। और स्मेल कैसी रहेगी? गार्लिक लाइक स्मेल। गार्लिक होता है ना, जो लहसुन होता है उसके जैसे इसमें बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। तो गार्लिक लाइक स्मेल रहती है। जो इसकी ये पर्टिकुलर स्मेल है यही ऑब्जर्व करवाने में हेल्प करवाती है कि जो गिवन कंपाउंड है वो फॉस्फोरस है। पॉइजनस नेचर, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस नेचर का रहता है। जो लोग बहुत लंबे टाइम तक फॉस्फोरस के साथ काम करते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ, उनको एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं फोसीजा।
फोसी जॉ नाम की बीमारी हो जाती है। ये जो होता है इसके अंदर जो जॉ बोन्स होती हैं हमारी, जो ये यहाँ पे जो ये बोन्स होती हैं पूरी, ये डिके होना शुरू हो जाती है फोसी जॉ के अंदर। तो ये किसकी वजह से होता है? फॉस्फोरस की वजह से, क्योंकि ये पॉइजनस नेचर का होता है और ये जो जॉ बोन होती हैं उन्हें डिके करना स्टार्ट करवा देता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वीक वंडरवाल फोर्स ही काम करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं रहता इन बिटवीन P4 एंड अनदर P4 यूनिट। दैट्स वाई इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो रहेगा। कैसा रहेगा? बहुत ही लो। और सिर्फ कौन से फोर्सेस काम करेंगे यहाँ पर? वीक वंडरवाल फोर्सेस ही काम करेंगे, बाकी कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहेगा, कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। सेकेंडली, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर इजीली सोल्यूबल है, लाइक CS2 है, अल्कोहल है, ईथर है, जितने भी ऑर्गेनिक सोलवेंट है उन सब के अंदर ये सोल्यूबल रहेगा। स्टेबिलिटी, क्योंकि इसका जो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही लो है, तो स्टेबिलिटी जो है फिर भी इसकी ज़्यादा रहती है। ये अप टू 1070 केल्विन तक स्टेबल रहता है वेपर फेज के अंदर भी। तो P4 जो है अगर मोर देन 1070 केल्विन हम टेम्परेचर इसे देंगे तो ये P2 यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 1070 केल्विन तक ये वेपर फेज के अंदर भी स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। एक्शन ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो केमिल्यूमिनेसेंस या फिर फोस्फोरोसेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, एक ग्लोइश लाइट जो होती है उसे जनरेट करेगी और ये बर्निंग इफेक्ट जो है उसे शो करेगा। तो उसे केमिल्यूमिनेसेंस, जब भी कोई कलर, कोई भी चीज़ बर्न हो रही है और वो एक पर्टिकुलर कलर दे रही है तो उसे केमिल्यूमिनेसेंस या फिर फॉस्फोरोल्यूमिनेसेंस के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं वो इसके अंदर देखने को मिलती हैं जब भी हम इसे एयर के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं। जो P4 यूनिट है ये क्या है? वाइट फॉस्फोरस है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा क्या करेगा? ये बर्न होना शुरू होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P4O10 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसकी ऑक्साइड फॉर्म है। और क्यों होता है? देखिए, जब ये बर्न होगा एक ग्रीनिश ग्लो जनरेट होती है, ठीक है। और जो वो ग्रीनिश ग्लो होती है इसी वजह से इसको केमिल्यूमिनेसेंस या फिर फॉस्फोरोसेंस के नाम से जाना जाता है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो रहता है। और ऐसा किस वजह से होता है? जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, साथ ही साथ में स्ट्रक्चर के बारे में भी बता देती हूँ। देखिए, जो फॉस्फोरस होता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है कुछ, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है फॉस्फोरस की। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये रहता है 60 डिग्री का। देखने में कैसा लग रहा है? जैसे CH4 की स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हम, टेट्राहेड्रल, वैसी टेट्राहेड्रल शेप की नज़र आ रही है। लेकिन वहाँ पर जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं तो बॉन्ड एंगल रहता है 109.28 डिग्री का, 0.28 का। और यहाँ पर कितने का है? सिर्फ 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एंगल स्ट्रेन जनरेट होता है, एंगल स्ट्रेन। और इस एंगल स्ट्रेन की वजह से ही, क्योंकि बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल में जो 109.28 डिग्री का था वो यहाँ पर सिर्फ 60 डिग्री का रह गया। तो देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के अंदर। तो इस वजह से क्या होता है? हाई एंगल स्ट्रेन जनरेट होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके पीछे? इसके अंदर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम करवाने के पीछे। तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम रहता है। और कम टेम्परेचर, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो सिर्फ 303 केल्विन तक ही रहता है। इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से ये तुरंत जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है क्या होगा? आग पकड़ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम केमिल्यूमिनेसेंस के नाम से जानते हैं। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसे केप्ट अंडर वाटर, पानी के अंदर डिप करके रखा जाता है। जिस तरीके से हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल या पैराफिन लिक्विड जो है उसके अंदर डिप करके रखते हैं, है ना, उनको कभी भी ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते या सिर्फ उन्हें स्टोर नहीं कर सकते किसी कंटेनर के अंदर, सेम उसी तरीके से एयर के कांटेक्ट में हम फॉस्फोरस को भी नहीं आने दे सकते। और यहाँ पर बता दिया गया था कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, वाटर के अंदर तो ये घुलेगा नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसे हम वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ये बात ध्यान रखें कि ये किसके अंदर स्टोर होगा? वाटर के अंदर। तो ये पता चल गया एंगल स्ट्रेन जो है वो कितना रहता है? 60 डिग्री होने की वजह से जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल जो इसकी ज्योमेट्री होती है उसके कंपैरिजन में बॉन्ड एंगल बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है? एंगल स्ट्रेन जनरेट हो जाता है और जो इसकी अनस्टेबिलिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। और इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो रहता है, सिर्फ 303 केल्विन, जिस वजह से बहुत जल्दी ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या करता है? आग पकड़ जाता है।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब भी रहेगी तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी रहती है, sp3 रहती है। अगर बॉन्ड एंगल आपको यहाँ लिख के दिखाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि p जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का रहता है, 60 डिग्री, क्योंकि देखिए यहाँ इनके बीच में बन रहा है ना इस तरीके से, तो इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का रहेगा। तो कुछ एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अभी इसकी जो केमिकल थोड़ी सी और रिएक्शंस हैं वो मैं एक साथ समराइज़ करवा देती हूँ। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ देखिए, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो बची हुई थी वो यहाँ पर समराइज़ कर दी हैं। हेलोजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा P4 जो वाइट फॉस्फोरस है, तो PCl3 और PCl5 जो है इनके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लिमिटेड अमाउंट PCl2 डाला है तो PCl3 बनेगा, अदरवाइज PCl5 बन जाएगा। सोडियम मेटल जब भी मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करता है तो मेटल फॉस्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट करके Na3P, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके Me3P2। इस तरीके से सोडियम पोटेशियम जो है उनके साथ कुछ दूसरी जो मेटल्स हैं उनके साथ भी रिएक्ट करता है। सोडियम और पोटेशियम के साथ जब फॉस्फोरस रिएक्ट करता है, वाइट फॉस्फोरस, तो जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा विग्रस नेचर की हो जाती है, ठीक है, जो बहुत ही वॉयलेंट हो जाती है। HNO3 के साथ क्या करेगा, ये NO2 प्लस H3PO4 और H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते H2SO4 तो भी सेम SO2 बन जाता, बाकी जो रिएक्शन है वो सेम एज इट इज़ रहती। तो ये कुछ एक रिएक्शन है। इसके अलावा ये दोनों रिएक्शन इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद एक्वस एल्कली, जब भी एक्वस एल्कली के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, इसे देखिए जो P4 यूनिट है इसे NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हीट देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट होगा फॉस्फीन के अंदर, और फॉस्फीन क्या होता है, PS3, साथ में NaH2PO2 यूनिट मिलेगी। ये रिएक्शन अच्छे से देख लें और इसे अच्छे से ध्यान रखना है आपको। इसी रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फॉस्फीन बन रहा है, साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, दो कंपाउंड बने। डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों कह रहा है, P4 जो है यहाँ पर वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये गया -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो रिडक्शन हो रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वही तो होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करता हो। यहाँ पे रिडक्शन हो गया, और यहाँ पर ये जीरो से चला गया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी सेम रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी ध्यान से पढ़ें इसे। रिएक्शन विद सल्फर, जब ये सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो डिफरेंट टाइप के सल्फाइड्स जनरेट होते हैं, जैसे P2S3, P2S5, P4S3, P4S7 एंड P4S10। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल सल्फाइड है वो कौन सा होता है, P4S3। वाइट फॉस्फोरस को सल्फर के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो P4S3 जो है इसका मोस्ट स्टेबल सल्फाइड रहता है। जो मैस्टिक्स होती है, जो घरों में हम माचिस यूज़ करते हैं, उसके अंदर इसी कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, यूज़ इन स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। तो इसका यूज़ मैस्टिक बनाने में किया जाता है। क्या क्या चीज़ें डाली जाती है उसके अंदर, P4S3, KClO3 आएगा यहाँ पे, KClO3, साथ में फिलर और ग्लू डाला जाता है। इन सबको जब एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर डाला जाता है तो मैस्टिक बन जाती है। जो मैस्टिक के ऊपर, टॉप के ऊपर जो ब्लैक या फिर रेडिश कलर का जो मिक्सचर लगा हुआ होता है वो यही होता है, ठीक है। तो अब अगर कोई पूछे तो आप बता देना, ये सल्फाइड होता है, फॉस्फोरस का सल्फाइड फॉर्म होता है, और कौन सा, P4S3 होता है। तो जैसे ही सैंड पेपर जो साइड में होता है ना उस पर जिससे हम जलाते हैं, तो वो सैंड पेपर होता है, जैसे ही उसके ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, तुरंत एक बार थोड़ा सा भी जैसे इसे रब करते हैं तुरंत क्या होता है, ये जल जाता है, जलना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से इसका यूज़ किया जाता है मैस्टिक्स के अंदर। जो आपका वाइट फॉस्फोरस था ये कंप्लीट हो चुका है, इतना ही था इसके अंदर, ये आपको पढ़ना है अच्छे से। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो इसके अंदर आपको बताए गए हैं, अपनी डेली लाइफ के रिगार्डिंग भी बहुत सारे कंसेप्ट बताए गए हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेड फॉस्फोरस और जो ब्लैक फॉस्फोरस है उसके बारे में बात करेंगे, इन तीनों की कंप्लीट स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही तैयार करें।